हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीवाईक्यू जो हमने सीरीज की हुई है, अगर आपने पिछले 5 सालों का किया वीडियो देख के तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद से भी कुछ कर रखा है तो और अच्छी बात है। मैं आपको इसमें ये नहीं बताने वाला हूँ कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बस इतना बताऊँगा कि पीवाईक्यू कैसे आपको हेल्प करेगा, ठीक। ये नहीं है, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ऑप्शन में दे दिए गए हैं, फिर उन्हीं से नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये सही है। देखो उन चीज़ों को डालो, सपोज करो एक मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने पहले भी इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ वेस्प का। फिर बाद में फिग ट्री का क्वेश्चन आया था। ये वेस्प मुझे लगता है पिछले 5 सालों में 2 या 3 बार ऑप्शंस में आया है, ठीक। अब इसको ढूंढने पे आपको नहीं मिलेगा इसके बारे में। और ऐसे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए, तो जिनका रिलेटिव जिससे क्वेश्चन बाद में बने हैं उसको आप गूगल से ही सर्च कर सकते हो। और तो कोई ऑप्शन है नहीं कि बुक में बैठ के ढूंढोगे आज के टाइम में। तो वो सारी चीज़ें ढूंढने पे ना मिल रही हों तो उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन होता है आपके लिए कि उन चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। वो क्या है ना कि वो क्वेश्चन या तो बनेंगे या तो यूपीएससी इसीलिए डाल के देता है कि नहीं हो सकते हैं, ठीक। आप उसमें तुक्का ही लगाओ। और अगर किसी ने कहीं से पढ़ रखा है या कोई भी यूट्यूब पे आपको बता रहा है जेन्युइन तरीका उसका करने का, तो आप उसे भी फॉलो करिए बेसिकली। अभी मेरे पास नहीं है और कोई उसका जुगाड़। आप देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। कुछ ही क्वेश्चन मैंने रखा, ज़्यादा नहीं रखा, इसलिए रखा है। ये वीडियो आज इसलिए आ रही है क्योंकि आपको ये नहीं बताना है कि सॉरी एक मिनट, हाँ, ये नहीं बताना आपको कि आप इसमें क्या कर सकते हो या आपको क्या पढ़ना चाहिए था। नहीं, आपने जो पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन बीच सैंड्स ऑफ मिनी पार्क ऑफ केरला। अब इसी से देखो 2022 में मोनाजाइट वाला केस बना था कि कहाँ पे मिलती है, ठीक। अब यहीं पे देखो आप 4 ऑप्शंस हैं। कह रहा है बीच सैंड ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ केरला जो है उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। एल्यूमिनाइट, जिरकॉन और सेलेमेनाइट, ठीक। लेकिन उसमें टंगस्टन ऑप्शन में नहीं था। तो अगर आपको आंसर इसका मिल गया, 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आंसर मिल गया तो एक बार आपको टंगस्टन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए थी थोड़ी बहुत, तो आपको 2023 के पेपर में आसानी हो जाती। एल्यूमिनाइट पहले भी ऑप्शन में आया हुआ है और मैंने आपसे कहा है कि ऑप्शंस जो भी दिए हुए हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन से ज़्यादा नहीं होता एक पेपर में, ठीक। तो और उन 100 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन के 100 चारों आंसर नहीं देखने होते हैं। आपको मैक्सिमम तो आ ही रहा होगा, आपने पढ़ ही रखा है, लेकिन जो नहीं आता उसको आपको देखना होता है। आपने एल्यूमिनाइट या टंगस्टन, जिरकॉन, सिल्मेनाइट सारे पढ़ने चाहिए था आपको उस टाइम पे। हाँ, ये सही बात है कि मैंने नहीं पढ़ा है, पर 2026 वाले इस चीज़ के लिए आप कभी टेंशन मत लेना। 2026 तक आपको पिछले 25-30 सालों के पीवाईक्यूज़ की वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल रहेंगे। अभी 5 साल का पड़ गया है और बाकी पड़ जाएंगे, ठीक। अगर कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट होता है तो, ठीक। तो इसमें आप देखो ऑप्शन में एल्यूमिनाइट एंड रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ का उसने बोला था कि जो बीच सैंड है आप मेनी पार्ट्स ऑफ केरला उनमें क्या क्या मिलता है। और कह रहा है यहाँ पे एल्यूमिनाइट और रूटाइल, यहाँ पे भी देखो वही बात बोला है, यहाँ पे टंगस्टन ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल्यूमिनाइट और रूटाइल मिल तो रहे हैं। ये किस चीज़ के रिच सोर्स हैं, तो इनका यूज करके आप रिच सोर्स ये टंगस्टन के बनते हैं, ठीक। टंगस्टन के रिच सोर्स हैं जो आपको कोस्टल ट्रैक्ट में मिलते हैं। 2006, 17 साल बाद फिर से यूपीएससी ने 2023 में पूछा। इसलिए जब आप सब कुछ पढ़ लो तो पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, पीवाईक्यू से नहीं आया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे क्वेश्चन को आप देख के परेशान हो जाते हो। आपने लेक बैकाल तो पढ़ा ही होगा, 5वीं 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ा देते हैं। ब्लैक सी आपने इधर पढ़ी होगी। ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं। आप सोचो ब्लैक सी इतना बड़ा है, वो कैसे ड्राई हो सकता है। और लेक बैकाल अगर वॉल्यूम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट होता है इन द सरफेस एरिया और इन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉल्यूम, ठीक। और लॉन्गेस्ट होता है कि कितनी लंबी है कोई चीज़, ठीक। तो लार्जेस्ट, दुनिया की लार्जेस्ट लेक है ये, ठीक, फ्रेश वाटर लेक। तो अब ये कैसे ड्राई हो सकती है, ये सोच के आप देखो। तो
ऑप्शंस देखा करो फिर उसके बाद बनाओ। लेक बैकॉल, लेक ब्लैक सी हटाओ, आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसका आंसर। अब ये नहीं है कि इसका आंसर देख के मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैक सी बहुत बड़ी है, ठीक। जब आप उसके पास जाओगे ना, कभी ब्लैक सी, कैस्पियन सी हो गई, आपकी सुपीरियर लेक हो गई, इनको देखोगे आपको लगेगा पूरा समुद्र है, ठीक। ऐसा 100-100 150-150 किलोमीटर में फैली हुई है सब। विक्टोरिया लेक आप देखो तो 3-3 कंट्री में फैली हुई विक्टोरिया लेक। तो आप ये चीज़ों को फॉलो किया करो। और अरल सी जो है आपका, ये मैंने आपको मैप में पढ़ाया हुआ है। कहाँ पे है आपका? ये कजाकिस्तान में है, ठीक। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर से लगता है अरल सी आपका। तो ये ड्राई अप हो सकता है। आप ये भी तो देखो, जोन भी तो देखो इनका, कौन से जोन में है? सेंट्रल एशिया में है, रेनफॉल कम होती है वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किया करो। मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस बार आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करके आओगे। ये देखो, कंसिडर फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल फिनोमिना: कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड। ओरोग्राफी आप जानती हो, ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि ये माउंटेन वगैरह से टकरा के जब हवाएं ऊपर उठती हैं। वर्टिकल विंड कन्वेंशनल करंट के थ्रू जाती हैं, ठीक। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो थंडर क्लाउड क्यों बनता है? थंडर क्लाउड पता है किसको कहते हैं? जो आपके 4 टाइप के क्लाउड होते हैं, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। साइरस, क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस। जो क्यूमुलो निम्बस होता है, निम्बस के फॉर्मेट में जो होता है ना, सबसे नीचे अर्थ के सबसे करीब, उन्हें कहा जाता है थंडर क्लाउड, क्योंकि वो थंडरिंग करते हैं और लाइटनिंग करते हैं, ठीक। अब इसने क्या क्या उसकी फीचर्स बता दिए, क्या क्या हैं। कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर, वर्टिकल विंड्स। ओरोग्राफी नहीं है इसका आंसर ये, ठीक। देखो क्वेश्चन 2002 में, 2013 का क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय। थंडर क्यों प्रोड्यूस होता है? वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। आप यहाँ पे वायलेंट को ध्यान में रखो, ठीक। इसने फीचर्स बता दिए। पहला कह रहा है मीटिंग ऑफ कुमुलो निम्बस क्लाउड इन द स्काई। यहाँ पे थंडर क्लाउड्स का कुछ बताया है कि क्यों बन रहे हैं? कह रहा थंडर क्लाउड डेवलपमेंट यहाँ पे बता दिया आपको। अब थंडर क्लाउड जब डेवलप होगा उसी के अंदर ही तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ये सारे क्वेश्चंस इससे देखो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें नहीं पता हैं तो आप कर सकते हो। वैसे आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो आयंस होते हैं उसमें वो ब्रेक होते हैं, इस वजह से उनमें आवाज़ आती है, बाद में वो पहले चमकते हैं फिर बाद में उनकी आवाज़ आती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, पहला कह रहा है मीटिंग ऑफ कुमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई। मतलब खुद तो कुमुलोनिम्बस है ही, और दूसरा कुमुलोनिम्बस क्लाउड उससे मिल रहा है, इस वजह से ये आवाज़ आ रही है। दूसरा, लाइटनिंग दैट सेपरेट्स निम्बस क्लाउड्स। और तीसरा कह रहा है वॉलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। अगर आप केवल इन तीनों बातों को ध्यान में रखो तो ऐसे इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। तीसरा है वॉलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स। तो होता है अपवर्ड मूवमेंट एयर का एंड वाटर पार्टिकल्स का होता है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट के थ्रू ये एयर्स ऊपर जाती हैं, जिससे आपको फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती, ठीक। तो ये बात है। लेकिन यहाँ पे वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट जो दे दिया उसने, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करके नन ऑफ द अबव पे आ सकते थे, ठीक। ये बहुत डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया, इनसे कुछ रिलेटेड आगे आपको दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं वो साइरस क्लाउड में थिनिंग टेक्निक को, मतलब साइरस क्लाउड को पतला करने के लिए या हटाने के लिए सल्फेट एरोसॉल्स क्यों लगा रहे हैं। अब आंसर इसका देखो, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब साइरस क्लाउड, मैंने आपको पहले बताया साइरस क्लाउड जो है सबसे हाई वाला क्लाउड है, बहुत हाइट पे पाया जाता है, जो वुलन जैसा होता है वो वाइट कलर में, ठीक। तो आप ये फीचर्स वगैरह आप पढ़े होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं मुझे बताने की। तो रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, आप यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? एल्बिडो वापस जाता है, यानी जो रिफ्लेक्शन होता है अर्थ से सन रेज का इंफ्रारेड के फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेड के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में, उनका क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करता है। साथ में ये गैसेज जो हैं उसको हेल्प करती हैं इसको, ये जो एल्बिडो होता है, लो एल्बिडो एक होता है, एक हाई एल्बिडो होता है, ठीक। तो अर्थ से जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसको लो एल्बिडो कहते हैं, उसको हेल्प करती हैं ये एब्जॉर्ब करने। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ध्यान से पढ़ना आप इसको, ये यूज ऑफ साइरस क्लाउड रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग।
अगला क्वेश्चन देखो आप 2022 का। हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। वहाँ पे साइरस क्लाउड लिखा था, यहाँ पे हाई क्लाउड। हाई क्लाउड क्या करता है? प्राइमरीली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप देखो जो हाई क्लाउड होते हैं वो थिन होते हैं ना, तो वो थिन होते हैं तो या तो अगर जो रेज आ रही हैं अर्थ में उन्हें तो रोक पाएंगे नहीं, ठीक। और वैसे भी आप देख लो वहाँ से आपको नेगेटिव फॉर्मेट मिल चुका था इसका कि ये हाई क्लाउड जो होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं अर्थ पे। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन कूल द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो ये तो गलत होगा। दूसरा, लो क्लाउड हैव द हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड कौन सी होती है जो मैंने आपको बताया? एल्विडो वाली। एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। एलिमिनेशन लगा कि नहीं लगा? दूसरा वाला तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। इसीलिए मैंने आपको ये कह रहा हूँ, ये जो सेशन है इस वीडियो का ये है कि पीवाईक्यू आपको कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। दूसरा एलिमिनेट हो गया, और पहला आपने कुछ पढ़ा भी तो होगा आपने, ऐसा तो है नहीं। तो हाई क्लाउड जो होते हैं बहुत थिन क्लाउड्स हैं, उसने भी लिखा था। थिन क्लाउड्स जो सोलर रेडिएशन, अपकमिंग सोलर रेडिएशन है अर्थ की साइड में टूवर्ड्स द अर्थ, उनको कैसे रोक पाएगा? वो तो जो आप देखते हो बहुत काले घने बादल होते हैं जिसमें थंडरिंग वगैरह होती, उनका काम होता है वो मैक्सिमम जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उनको वहीं से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। और जो एल्बिडो होता है उनको भी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करते नहीं। क्यों? क्योंकि जो हाई क्लाउड होता है वो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक। इसलिए वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो लो क्लाउड्स होते हैं आपको ये होते हैं वेपर्स के फॉर्म में, तो इनको जब हीट मिलती है नीचे से तो और ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे ना, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेंगे, तो हीट क्या करेंगे? वो रिलीज कर देंगे ना, हीट रिलीज कर देंगे, हीट और ऊपर चली जाएगी। पर सॉरी, पर जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाई क्लाउड्स का तो काम ही है ना, फिर वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इसका बहुत अलग फिनोमिना होता है कि आप ऐसे कुछ, मैं आपको बहुत साइंटिफिकली प्रूवन बताऊं। ये जो साइंटिस्ट ने खुद ढूंढा है वो है, उसमें आप सीधा सीधा मिलता है कि आइस क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में होता है, थिन क्लाउड्स होते हैं। इसलिए ये जो वापस जा रही अर्थ से एल्बिडो वापस जा रहा होता है उसको रोक लेते हैं, ठीक। तो जो आपके लो क्लाउड्स होते हैं वो हाई एल्बिडो को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक। कि हाई एल्बिडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लो क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर सोलर रेडिएशन वापस चली जाती है, ठीक। और लो क्लाउड्स जो होते हैं वो जो आपका लो एल्बिडो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये फिनोमेना है। अब इसको आप दोनों से लिंक करो, ये सीधा सीधा ऑप्शन आपका 2 नंबर बन गया, ऑप्शन नंबर 2। और पहला आपको आसानी से आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैसे हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को देखो। अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट if cleared can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years without chemical fertilizer, ठीक। दूसरा कह रहा है द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट। तो क्या कह रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए। आपका आंसर पहला सही है, पहला गलत, दूसरा सही है। कह रहा है अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट, अगर जो आपके क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उन्हें क्लियर किया जाता है तो बहुत सालों के लिए इनमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपने पढ़ा हो इक्वेटोरियल टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह तो उसमें क्या होता है, रेनफॉल खूब सारी होती है, जल्दी जल्दी जो उसमें लीव्स वगैरह गिरती हैं तो सड़ जाती हैं, सड़ के थोड़े दिनों के लिए वो अच्छा काम करती हैं, उसके बाद फिर वो साथ में बह जाती हैं। तो 1-2 साल तो आप चला सकते हो, उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है? अगर दूसरा सही तो पहला गलत है, और दूसरा आपने अगर पढ़ा है तो गलत है। अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल गया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में एक थोड़ी सी आपको जानकारी मिल गई। दूसरा क्वेश्चन देखो 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा कह रहा है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली। देखो ये ऑप्शन आपका ये वाला बना दिया उसने, और दूसरा ऑप्शन आपका ये बना दिया, ठीक। सेम ऑप्शन देखो वही तो कह रहा है कंपेयर टू रेन फॉरेस्ट। अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि जल्दी से वहाँ पे तो कोई भी सॉइल न्यूट्रिएंट रिच कब होती है, जब कई सालों तक आपको उसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत ना हो। काइंड्स ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स आपने पढ़ा होगा, उसमें एलुवियल सॉइल को क्यों रखा जाता है कि हाई फर्टाइल है? क्योंकि आपको इसमें बस क्या कहते हैं, नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर उन्हीं को डालने की ज़रूरत होती है। बाकी आपका वो NP के 3 होते हैं, तो NP में थोड़ी सी
NP उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की उसमें कमी होती है और पोटेशियम रिच होती है, ठीक। तो ये सॉइल्स एक दिन के लिए अगर रिच हो जाएं तो अच्छी बात थोड़ी ना है। ये तो 1 साल के लिए रिच हो रही है ना, 1 साल 1.5 साल के लिए। उसके बाद जहाँ बारिश हुई, लीव्स जो भी सड़ी थी वो बाहर निकल जाएंगी, बह जाएंगी साथ में, तो पूरी बेयर रॉक्स जैसा हो जाता है वो। तो वो पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो आप, कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज क्विकली, वही तो कह रहा है, पहला सही दूसरा गलत। सेम क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था। फिर उसके बाद और देखो, इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। क्यों कह रहा है कि अब यहाँ पे ऑप्शन में उसी चीज़ को दे दिया, अभी तक क्वेश्चन में उसी चीज़ को दे रहा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर आप रिमूव करते हो तो रीजनरेट क्विकली नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल उतनी न्यूट्रिएंट नहीं होती, न्यूट्रिशन डिफिशियंट है। वही क्वेश्चन फिर आगे एक और है, शायद 2011 में आया हुआ था। मतलब आपको रेन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में 2023 से पहले यूपीएससी ने 3 बार आपको बताया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम एंड द रिजल्ट ऑफ सॉइल सरफेस ऑफन ऑलमोस्ट वेयर। इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अच्छा इसकी एक फीचर है कि एपीफाइटस यहाँ पे होते हैं, ठीक। पहले ट्रीज, फिर उन पे एपीफाइटस जो उनसे लगे हुए बढ़ते ऊपर चले जाते हैं, ठीक, जो अलग अलग ग्रासेस होती हैं वहाँ पे, ठीक। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 2021 में, तब आपको 2023 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा। मतलब 2021 वालों के लिए ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, 2023 वालों के लिए ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, ठीक। और फालतू के क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा जो आपको ऐसा हो। 2010 का क्वेश्चन देखो, गोविंद सागर सतलज पे है। वैसे तो अब मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया, पढ़ा दिया, ये सब नहीं भूलना चाहिए। गोविंद सागर आपका यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत रिहंद पे है। कुलेरू कृष्णा पे, उकाई रिवर तापी पे, ये शायद भूल गया हूँ, तो तापी रिवर पे उकाई आप याद कर लेना, ठीक। उकाई रिजर्वायर, वुलर लेक झेलम पे। आंसर इसका पता है कौन सा था? इसका आंसर कुलेरू लेक कृष्णा पे नहीं है, ठीक। तो ये आंसर आपका गलत था। अगला क्वेश्चन देखो आप, 2010 में आया था, 2023 का ये क्वेश्चन है। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ऑप्शन में दिया है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कुलेरू लेक। डायरेक्टली का तो पता नहीं, इसने सीधा सीधा कहा है कि कुलेरू और कृष्णा का कोई मैच है नहीं है, ठीक। मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म द कांवर लेक। अब एक बात बताओ, पहला आपका सही, दूसरा आपका गलत, 2 एलिमिनेट हो गया ना। 2023 का पेपर था, बहुत टफ है ये। लेकिन अगर आपको मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम द कांवर लेक पता हो, तो कांवर लेक उस टाइम पे न्यूज़ में बहुत चल रही थी, क्योंकि उसको शायद कौन सी रामसर साइट वगैरह में डाला गया था, ठीक, बिहार की है। उस चक्कर में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो गंडक रिवर पे कांवर लेक बनती है, नहीं पता है तो मैं अब इसके बारे में और कुछ ऑप्शंस ही नहीं है कि आप कैसे जुगाड़ लगाओगे, क्योंकि यूपीएससी ने ऑप्शन ऐसा दिया नहीं। लेकिन 2 तो एलिमिनेट हो सकते हैं ना, दूसरा गलत पहला सही। फिर इसको आपको समझ आए, या कुछ लोग ये लगाओ कि गलत है, कुछ लोग लगाओ ये सही है। तो अगर जो सही लगाते हो उनका ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिसने गलत लगाया इसको उसका सही हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी तो है ना यहाँ पे सही होने की। आगे देखो, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में, टोबैको आपका गुंटूर में, टी बोर्ड आपका कोलकाता में। अब ये एक बार वीडियो देख करके इन चीज़ों को याद भी रख लेना, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। 2008 में पूछा था तो टी बोर्ड आपने देखा 2023 में भर भर के आया था। तो ऐसे ही 2023 या 23 में आया था ना भर भर के। अब देखो टोबैको, सॉरी कहाँ गया आपका, रबर बोर्ड कोट्टायम में आया था, ठीक। एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी रीजन से चलते हैं और कोट्टायम तक जाते हैं तो कौन कौन सी स्टेट्स आपको क्रॉस करनी होंगी, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स। अब आपको कोट्टायम नहीं याद होगा, ठीक। तो कोट्टायम यूपीएससी ने पहले दे रखा, एटलीस्ट जिन सिटीज़ का नाम उसने पहले दे रखा वो तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट में है। चलो एक क्वेश्चन वहाँ से बना। दूसरा टी बोर्ड कोलकाता में 2024 का पेपर देखो। टी बोर्ड इज ए स्टेचुरी बोर्ड, वो तो कोई भी समझ जाता है, ठीक। इट इज़ रेगुलर बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। वैसे तो ये टी बोर्ड अगर कैश क्रॉप्स है, सॉरी टी अगर प्लांटेशन क्रॉप्स है यानी और साथ में कैश क्रॉप भी है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में तो आएगी नहीं। लेकिन उन सबको छोड़ो, टी बोर्ड्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन बेंगलुरु कोलकाता।
अगर आपको वैसे भी नहीं आता है तो आपको ये याद रखना चाहिए था कि कहाँ की टी सबसे ज़्यादा फेमस है, वो कोलकाता के रीजन में आता। ठीक, 3 नंबर गलत आपका, या तो 2-4 या तो 1-4। ठीक, चौथा देखो, द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। ये इस ऑप्शन में सबको प्रॉब्लम हो रही थी कि दुबई और मॉस्को में है कि नहीं है, तो ऑलरेडी यूपीएससी ने बता दिया। अगर आपको तीसरा मालूम हो तो आपको यूपीएससी ने पहले ही बता दिया। हाँ, तीसरा एलिमिनेट करोगे तो 2-4 1-4 मतलब चौथा सही है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, लेकिन टी बोर्ड तो स्टेचुरी बोर्ड है ही ना, इतना तो समझ लिया करो। जितने बोर्ड मैंने दिखाए सारे स्टेचुरी हैं। ठीक, इसके बाद आप देखो, विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले कह रहा सॉइल कंजर्वेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, क्रॉप रोटेशन, टेरेसिंग, विंड ब्रेक, सैंड फेंसेस, सैंड के फेंस बनाना। और आंसर इसका कौन सा था, 134। ठीक, आंसर इसका 134 था, 2010 में पूछा था। सैंड फेंसेस नहीं है, मतलब सॉइल कंजर्वेशन के लिए आप क्या क्या यूज करोगे, ये 3 तरीके। आगे देखो, इन इंडिया सॉइल इरोजन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विच ऑफ द प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, कौन कौन से अब सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब सॉइल कंजर्वेशन में ये चीज़ें आ रही हैं, तो सॉइल इरोजन में आप टेरेस कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो। सॉइल जो टेरेस कल्टीवेशन है ये आपको सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प कर रही है, तो इसको तो कैसे करोगे आप, ये तो गलत ही हो गया। ठीक, डिफॉरेस्टेशन सबको पता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहा है, तो सॉइल इरोजन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है आपका, ट्रॉपिकल जो 30 डिग्री नॉर्थ तक पाया जाता है या साउथ में। ठीक, इक्वेटोरियल का काम है, जो इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल इसीलिए उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। या तो आप उन्हें इक्वेटोरियल बोलें या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत रेन हो रही है और ट्रॉपिकल रीजन में है। 10 डिग्री 12 डिग्री 0 टू 12 डिग्री, हाँ 0 टू 12 टू 15 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में, उनको आप बेसिकली 12-10 तक भी नहीं जाते हैं, वो 5-7 तक रहते हैं। ठीक, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ह्यूज होती है। ठीक, इसलिए उन्हें कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तो कोई बात आती ही नहीं, वैसे भी आपको नहीं आता, छोड़ो, पता नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही। ठीक, पहला गलत, आंसर आपका 2014 का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद कोई नहीं है। हाँ, इतना ही बताना था मुझे आपको। ठीक, शायद और थे कुछ क्वेश्चंस पर इसमें मिल नहीं रहे, चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैं आपको बस ये बताने आया था कि PYQ हेल्प कैसे करता है, और साथ में जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए ये आप लोग एक बार देख लेना इनको। ठीक, अब PYQ ऐसे ही हेल्प करता है आपको, मतलब वहाँ पे क्या करना है, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने PYQ पढ़ा है तो भी, नहीं भी पढ़ा है तो जैसे RLC वाला कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे वर्क करता है। ये देखो आप, ऐसी इन सब चीज़ों को, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना कि काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, अब ये वीडियो इतना ही था। एक वीडियो मेरा और बचा है, उसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट का कुछ जो रह गई थी स्पीसीज़, उन्हें बताना था कि क्या हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी में, वो आ जाएगा आपको। तो ये सारे वीडियोज़ आपको 21 मई को 8 बजे सुबह तक मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद अब यूपीएससी पे और कोई वैसे वीडियो नहीं आएगा। अगर कुछ स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि काम करेगी तो हो सकता है भले आ जाए। इसके बाद जो डिस्कशन होनी है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को आप सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसा लगाओ कि मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें उसे। मुझे तो लगता है कि चीज़ें जो भी बताई हैं सही बताई हैं, लेकिन हाँ, ये गलती मेरी है कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा नहीं पाया। सारे PYQ समय से करवाया होता तो हो जाती, पर मैं देख रहा हूँ 5 ईयर्स के भी लोग नहीं देखे हैं, तो फिर 2026 वाले तैयार हैं, उनके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक, धन्यवाद। और 2025 वालों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि उनका पेपर अच्छा हो। जितना भी आपने पढ़ा पिछले 5 सालों का बहुत है। PYQ का केवल रोल इतना होता है कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर दें। जिस 10-15 मार्क्स जो आप गिर रहे हो ना, क्योंकि बाकी पॉलिटी इकॉनमी आपने पढ़ी रखी होती है, 10-15 मार्क्स से आप गिर जाते हो, उसमें PYQ हेल्प करता है। ये नहीं कि PYQ आपके पेपर को ही पूरा क्रॉस करा देता, आप आसानी से उसको पेपर कर ले जाते हो, ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपको पास कराने में हेल्प करता है। ठीक, प्रीलिम्स को निकलवाने में। ठीक, धन्यवाद।